आज की कक्षा में हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से मैं आपके लिए लाई हूँ एक कविता जिसका नाम है कैदी और कोकिला और जिसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। बच्चों, इस कविता का पहला भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना कैदी और कोकिला, तो इस कविता में हम कैदी अर्थात स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब स्वतंत्रता सेनानियों को बार बार जेल आना जाना पड़ता था, उन पर अत्याचार होते थे, तो उस समय की घटना को कवि ने कैसे लिखा है, इसी के ऊपर ये पूरी रचना है कैदी और कोकिला की। तो चलिए शुरू करेंगे पहला भाग, लेकिन उससे पूर्व हम पहले माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन परिचय के बारे में जान लें। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने और बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन भी शुरू किया। वह देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया और 1968 में उनका देहांत हो गया। बच्चों, आगे देखते हैं हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित उनकी विभिन्न रचनाएं, जिसमें सबसे प्रमुख है हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां रही हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त थी। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है उनकी सभी रचनाओं में। इसलिए शायद उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया है। इस उपनाम से उन्होंने कई कविताएं भी लिखी। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार वो जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब यहाँ आगे बात होती है हमारी आज की कविता यानी कि कैदी और कोकिला की। यहाँ पर बताया गया है कि ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कविता कैदी और कोकिला बहुत ही उस समय लोकप्रिय रही थी। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का एक मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकांकी और उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं, परंतु इसके विपरीत हमें मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी हैं, इसीलिए तो अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो चलिए, अब तक मैंने आपको एक छवि दे दी इस कविता के बारे में। आप समझ गए होंगे कि ये पूरी कविता स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर किए जा रहे दुर्व्यवहारों के ऊपर ही रचित है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी कविता में। तो इसका पहला पद है, कवि जेल में। कवि अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो कई बार आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए उनको जेल भी जाना पड़ा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो इससे क्या हुआ कि जब वो जेल गए तब जाके उन्हें ये अनुमान हुआ कि किस प्रकार से कैदियों पर अत्याचार किया जाता था। अब पूरे दिन
पूरे समय इस लंबी अवधि यानी जो कभी समाप्त ही ना हो, आखिर यह शोषण कब खत्म होगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। उस समय वो अपने अकेलेपन में, उन दिनों जब वो कैदी के रूप में जेल में थे, तो उन्होंने यह कविता लिखा था। और कारागार के ऊपर ही जब एक कोयल आकर के कूकती है, तो वो कैसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, यहाँ पर कवि और कोयल के बीच की वार्तालाप को बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की कविता कैदी और कोकिला की। कवि कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि कोकिल अर्थात कोयल से ये कह रहे हैं कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या संदेशा लेकर आई हो, आखिर तुम क्यों कूक रही हो, क्यों गा रही हो, क्या गा रही हो, और गाते गाते क्यों रुक जा रही हो, कोकिल हमें बताओ। अब आइए जानते हैं इसका भावार्थ। यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल के माध्यम से जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों की मनोवृत्ति का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। कैदी कोयल से पूछता है कि वो क्या गाती है और बीच बीच में चुप क्यों हो जाती है। कैदी ये भी जानना चाहता है कि कोयल किसका संदेशा लेकर आई है, वो किसके लिए संदेशा लाई है, और वो कौन सा संदेश है जो वो कैदी को यानी कि कवि को बताना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो बच्चों, क्योंकि कवि जो है वो एक कैदी के रूप में जेल में है, तो वहां पर क्या है, वहां पर जेल, आपने देखा होगा जेल के आसपास ऊंची ऊंची दीवारें रहती हैं, है ना, उनका घेरा रहता है। और कवि क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से अंग्रेजी शासन ने उन्हें बाकी लोगों के साथ, यानी उनकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी सरकार ने डाकू चोरों और बटमारों का अर्थ होता है जो रास्ते में यात्रियों को लूट लेते हैं, तो ऐसे चोर उचकों के साथ उनको रख दिया गया है। और जीने भी नहीं देते, क्योंकि आपको पता है जीने के लिए भोजन अति आवश्यक है, जो कि कैदियों को नहीं दिया जाता था, अर्थात अल्प मात्रा में दिया जाता था, जिससे वो सिर्फ जी सके, उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था और मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। ठीक है, अब चलिए इसका पूर्ण रूप से भावार्थ जान ले। कवि जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच किसके साथ रखा है, डाकू चोरों और उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, और जेल में उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता, और ना ही जीने दिया जाता है और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इन सब रचयिता पंक्ति में कवि ने कैसे उस समय कैदियों पर जो दुर्व्यवहार हो रहे थे उसके बारे में एक छोटी सी झलक हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मैं जगी क्यों आली। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी पर यानी कैदियों के ऊपर ब्रिटानी शासन का यानी अंग्रेजों का क्या है, बहुत ही कड़ा पहरा लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो रात है हमारे जीवन में अंधकार रूपी जो ये रात है, अंधकार निराशा का प्रतीक होता है, तो निराशा रूपी जो अंधकार है ये उन्हें खाए जा रही है और उसका गहरापन और गहराता जा रहा है जैसे जैसे समय बीत रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली, यानी
जैसे जैसे रात बढ़ रही है, हमारी निराशा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। यानी निराशा में चंद्रमा रूपी कोई किरण कोई किरण की झलकी नहीं दिखाई दे रही है। यानी किसी भी आशा की उम्मीद करना बेकार है। और इतनी रात में कवि कोकिल से अर्थात कोयल से ये पूछते हैं कि इस समय काली माँ मैं जगी क्यों आली। यानी कि इतनी रात में अक्सर देखा गया है कि कोकिल जो होती है वो दिन में अपना मधुर गीत गाती है, परंतु यहाँ पर जो दृश्य है वो बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर कोकिल रात के समय कूक रही है। तो इसीलिए कवि यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, कि इस रात के अंधकार में तुम कौन सा गीत सुनाने यहाँ पर आ गई हो ऐ सखी। आइए इसका भावार्थ देखें। कवि कहता है कि उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा रहता है। अंग्रेजी शासन की क्रूरता के कारण अंधकार रूपी निराशा ही फैली हुई है। ऐसा लगता है जैसे शासन नहीं बल्कि अंधेरे का प्रभाव पड़ा हुआ है और रात इतनी बीत चुकी है कि अब चांद भी निराश होकर जा चुका है। ऐसे में कवि को आश्चर्य होता है। वो कहता है कि हे सखी, सखी अर्थात कोयल, हे सखी तुम इतनी रात में भला क्यों जगी हो। यहाँ तो चंद्रमा भी रात का अंधेरा करके जा चुकी है, तो तुम क्यों यहाँ पर बैठी हो और गीत सुना रही हो। आगे कवि लिखते हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कितनी सुंदरता के साथ यहाँ पर हर चीज को अंकित किया गया है। यहाँ बताया गया है क्यों हुक पड़ी। हुक का अर्थ होता है वेदना अर्थात पीड़ा। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, यानी अक्सर देखा गया है कि कोयल जब मधुर गीत गाती है तो उसको शाबाशी मिलती है, अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन यहाँ पर रात के समय कोयल का यूं कूकना, वो भी ऐसा कूकना अर्थात यहाँ पर जो हुक उठा रही है कोयल, जो पीड़ा यानी दर्द भरी आवाज या चीख रही है हम कहेंगे, उस ऐसी ही आवाज कैदी को अर्थात हमारे कवि को ये लगती है कि इतनी रात को क्यों आखिर कोयल हुक उठा रही है वेदना की। ऐसा क्या उसने देख लिया कि वो रात में ही चीख रही है। कोकिल बोलो तो, वो बार बार कोयल से पूछ रहे हैं कि बताओ तुमने ऐसा क्या देख लिया है कि तुम रात में ही इतनी चीख रही हो, वेदनापूर्ण आवाज निकाल रही हो। आखिर तुम्हारा क्या लुटा है, आखिर तुमने क्या देखा है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल वैभव यानी हमारी जो कोयल होती है वो सभी चिड़ियों में श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी एक मधुर आवाज होती है। तो उन्होंने कहा कि तुम तो खुद ही वैभव यानी बहुत ही धनवान, जिसके पास धन संपदा हो, तो तुम्हारे पास तो संपदा के नाम पर सुंदर बोली है, मीठी बोली है। तो तुम जब इतनी संपदा की खुद स्वामी हो तो फिर तुम क्यों इतनी रात में कूक रही हो, वो भी वेदना के स्वर। कोकिल बोलो तो अर्थात यहाँ फिर लेखक बार बार कोयल से ये पूछ रहे हैं। तो चलिए अब जाने इसका भावार्थ। कवि कोयल की आवाज में दर्द का अनुभव करता है। कोयल की आवाज में एक वेदना से भरी हुक उठ रही है। ऐसा लगता है कि उसने अंग्रेज सरकार द्वारा दिए जाने वाले अत्याचारों को देख लिया है। कवि कोयल से पूछता है कि कोयल बोलो तो कि तुम्हारा क्या लुट गया है। तुम्हारे पास तो इतना मीठा स्वर है, फिर आज तुम्हारी दर्द भरी चीख क्यों सुनाई पड़ रही है। बच्चों, यहाँ पर कवि रह रहकर अंदेशा लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ये अत्याचार जो कि जेल में होते हैं कैदियों के ऊपर, उससे कोयल ने देख लिया हो और ये देखकर ही उसकी चीख निकल रही हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है रात में उसके कूकने का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो।
किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अर्थात यहाँ पर कवि पूछ रहे हैं कोयल से कि कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम रात में इतनी चीख रही हो? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? बोलो, मुझे बताओ, इस प्रश्न का उत्तर दो। कहीं तुमने दावानल, दावानल का अर्थ होता है जंगल में लगी आग, अर्थात जो विद्रोह, वो विद्रोह जो लोगों के मन में भरा है, किसके खिलाफ? अंग्रेजी शासन के खिलाफ। तो इसका यहाँ पर उस आग की तुलना उन्होंने विद्रोह के साथ की है, उस भावना के साथ की है जो पराधीन भारत में लोगों के मन में गुजर रही है, वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुमने कहीं दावानल की ज्वालाएं तो नहीं देख ली? अर्थात ये जंगल में लगी आग की तरह जो ये जो आक्रोश दिन पर दिन फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, कहीं तुमने ये तो नहीं देख लिया? शायद इसीलिए तुम चीख रही हो, कोकिल बोलो तो। यानी यहाँ पर कवि फिर से वही चीज पूछते हैं कि कोकिल, हमें बताओ कि तुम आखिर क्यों चीख रही हो? आगे इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है, तुम पागल हो गई हो? कवि पूछता है कि क्या तुमने आधी रात में जंगल की भयानक लपटें देख ली हैं, इसलिए चीख चीख कर सबको बता रही हो? यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के माध्यम से अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए जाने वाले भीषण अत्याचारों का वर्णन किया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की असलियत को देख लिया है और इसीलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बताना चाहती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आगे कवि कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम जो मेरे हाथों में, कोकिल को कह रहे हैं कि तुम जो मेरे हाथों में ये जो बेड़ियां देख रही हो, जो हथकड़ियां देख रही हो, ये हथकड़ियां नहीं है, ये क्या है? ये तो ब्रिटिश राज्य द्वारा दिए जाने वाला वो गहना है जो भारत माता की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने हाथों और अपने पैरों में धारण किया है। ठीक है, ये उनको क्यों, ये गहना उन्हें क्यों प्राप्त हुआ है? क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी है। और वो ये भी बताना चाहते हैं इन पंक्तियों में कि किस प्रकार से अंग्रेजी शासन में अत्याचार बढ़ता जा रहा था। वहां पर मानव को मानव न मान करके पशु जैसा व्यवहार किया जाता था। इसीलिए उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया है ताकि लोगों को पता चले कि उन दिनों किस तरह का शोषण किया जाता था। उन्होंने कहा है, कोल्हू का चरकचू, अर्थात कोल्हू एक चरसा होता है। चरसा वहाँ पर पशुओं को यानी बैलों को बांध देते थे और वो गोल गोल घूमता था। अब यहाँ पर कवि ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से उन्हें उन जैसे लोगों को अर्थात कैदियों को पशुओं के जैसा व्यवहार करते थे, उनको बांध देते थे और जो आवाज़ आती थी वो घूमने में चरसा में, तो वही उनके जीवन की तान है। और कैदियों से और क्या काम कराया जाता है जेलों में या तो पत्थर तोड़वाए जाते हैं। तो जब बड़े पत्थरों को तोड़ देते हैं तो छोटे छोटे पत्थर बन जाते हैं जिन्हें गिट्टी भी कहा जाता है। तो वो हाथ जो रात दिन जो अंग्रेजी शासन का जुल्म सह रहा है, उन हाथों से जब वो गिट्टियां तोड़ते हैं तो उन्हीं हाथों से वो अपनी स्वतंत्रता के गीत गाते हैं। तो ये भावना के जेल में रहते हुए माखनलाल चतुर्वेदी ने उस समय लिखी थी। आगे इसका भावार्थ हम एक बार जान लेते हैं। कवि कोयल से कहता है कि क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में नहीं देख सकती हो जो इस तरह चीख पड़ी हो? अरे ये बेड़ियां और हथकड़ियां तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया क्या है? गहना है। कोल्हू चलने से जो चरकचू की आवाज आती है वही कैदी के जीवन का क्या बन जाती है? संगीत बन जाती है। और दिन भर पत्थर तोड़ते हुए हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गीत लिखते हैं।
तभी तो मैंने आपको कहा कि ये कविता जेल में रहते हुए उन्होंने स्वयं रचा था। अब आगे पढ़ते हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए तो रात में गजब ढा रही आली। आली अर्थात सखी। यहाँ पर मोट मोट का अर्थ बताया गया है, एक तरह का चरसा होता है, जो चमड़े का डोल होता है, जिसको कुएं में आदि इसके साथ पानी निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। और जुआ, जुआ का अर्थ होता है बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। अर्थात इसमें भी, इन पंक्तियों में भी कवि ने अत्याचारों की जो सीमा है कैसे पार कराते थे अंग्रेजी शासन, इसके बारे में पूरा वर्णन किया है। देखिए इन पंक्तियों में क्या लिखा है। उन्होंने ये हमको बताया कि किस प्रकार से जो कुआं होता था, पानी का कुआं, तो उसमें उसमें ना एक चमड़े की डोल बनी होती थी, तो उसको बार बार खींचने के लिए वो क्या करते थे, कैदियों का प्रयोग करते थे। कैदियों के पेट पे उसके रस्सी को बांध दिया जाता था, जिससे बार बार उसे उस डोल से पानी निकालना पड़ता था। तो कितना पारिश्रमिक, कितनी मेहनत, यानी ये बताने की चेष्टा की जा रही है कि यहाँ पर जो लेखक हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, वो कभी भी इन अत्याचारों के सामने घुटने नहीं टेक सकते, चाहे अंग्रेजी शासक कितना भी अत्याचार कर ले। इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम हम पे कितने भी अत्याचार करो, भले ही हमें मोट खींचने के लिए लगा दो, पेट पे जुआं बांध दो, या फिर हम कुछ भी कर दो, लेकिन तुम्हारी अकड़ का कुआं हम खाली करके रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आगे उन्होंने बताया है कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रो रात में गजब ढा रही हो आली। तो दिन में हम अपने आप को बहुत मजबूत करते हैं। यहाँ पर कैदी जो होते हैं दिन भर अत्याचार सहते थे और अपने आप को मजबूत ये दिखाने की कोशिश करते थे कि नहीं, तुम कितने भी अत्याचार कर लो, हम कहीं भी झुकने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि रात में हम अपनी अपनी कोठरियों में बंद हो जाते थे, लेकिन तुम्हारी कूक भरी आवाज़, वेदना वाली जो आवाज़ है, वो सुन करके मैं व्याकुल हो रहा हूँ, मैं चिंतित हो रहा हूँ कि आखिर तुम क्यों कूक रही हो, तुम क्यों चीख रही हो। चलिए एक बार संपूर्ण भावार्थ इसका जाने। कवि कोयल से कहता है कि पेट पर जुआं बांधकर मोट खींचकर वह अंग्रेजों की अकड़ का कुआं खाली कर रहा है। दिन में हमारे प्रति करुणा न जागे, ताकि हम अंग्रेज सरकार के प्रति कमजोर न हो जाएं, इसलिए रात को कूक कर गजब ढा रही हो। ये कहना कवि का है और वे कह रहे हैं कि आखिर तुम रात में क्यों कूक रही हो।